Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is part 3 of lecture number 2 and we are going to study case number 2, which is motion of two bodies attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other moves on a smooth horizontal surface. इस केस नंबर 2 में हमारे पास एक पुली है। यहाँ पर एक पुली को हमने कनेक्ट किया हुआ है। पुली के ऊपर से हमने एक स्ट्रिंग को पास किया है। स्ट्रिंग के एक एंड के साथ हमने एक बॉडी को अटैच किया हुआ है और स्ट्रिंग के दूसरे एंड के साथ एक दूसरी बॉडी को जो है वो अटैच किया हुआ है। इस तरह के जो एक बॉडी है वो वर्टिकली मूव करे और जो दूसरी बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव करे। इस केस नंबर 2 में एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है और दूसरी बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, जबकि केस नंबर 1 जो हमने स्टडी किया था उसमें दोनों बॉडीज़ जो हैं वो वर्टिकली जो है वो मूव कर रही थी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है केस नंबर 1 और केस नंबर 2 का। इस केस नंबर 2 के अंदर भी हमने टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमने जो दो बॉडीज़ लेट की हैं उनमें से एक बॉडी को हम कहते हैं कि बॉडी ए है। इसके मैस को हम लेट कर लेते हैं कि बॉडी ए का जो मैस है वो है m1 और जो दूसरी बॉडी है वो है b। इसके मैस को हम लेट कर लेते हैं कि इसका जो मैस है वो m2 है। और बॉडी ए जो वो किस तरफ मूव कर रही है, बॉडी ए मूव कर रही है डाउनवर्ड विद एन एक्सेलेरेशन a। अब क्योंकि बॉडी ए और बॉडी बी दोनों एक ही स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं, तो जिस लम्हा बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगी विद एन एक्सेलरेशन ए, तो एट द सेम टाइम बॉडी बी भी जो है वो मूव करेगी ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद सेम एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों बॉडीज़ जो हैं वो एक ही स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं। और ये स्ट्रिंग जो है वो किस किस्म का स्ट्रिंग है, इसको हम कहते हैं इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये एक इन एक्सटेंसिबल जो है वो स्ट्रिंग है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब जिसकी लेंथ जो है वो चेंज ना हो। और इस स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग के साथ दोनों बॉडीज़ अटैच हैं, तो स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये हमारे पास जो है वो केस नंबर 2 है, जिसमें एक बॉडी वर्टिकली है, दूसरी बॉडी को हमने एक टेबल के ऊपर जो है वो रखा हुआ है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, अब बॉडी ए के ऊपर अगर हम बात करें नेट फोर्स की जो हमने कैलकुलेट करनी है, सो नेट फोर्स ऑन अ बॉडी ए। अब बॉडी ए एग्जैक्टली वर्टिकली मूव कर रही है केस नंबर 1 की तरह। तो इस केस में अगर आप देखें तो बॉडी ए पर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं, बॉडी ए पर टोटल 2 फोर्सेस लग रही हैं। एक इसका वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरा टेंशन जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, जो हमने केस नंबर 1 में भी देखा था। बॉडी ए का मैस m1 है, सो यहाँ पे m1 आ जाएगा और इसके वेट को हम w1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो w1 इज़ इक्वल टू m1g। सो m1g इज़ द वेट ऑफ द बॉडी ए और t इज़ द टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था कि सिंपल रूल क्या है कि नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपने हमेशा ज़्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब आप देखें बॉडी ए जो वो मूव किस तरफ कर रही है, बॉडी ए मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है और जो अपवर्ड फोर्स है वो कम है। तो इसकी हम नेट फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, ज़्यादा वाली फोर्स में से कम वाली फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो m1g माइनस टी इट विल बी इक्वल टू नेट फोर्स, और बॉडी ए की नेट फोर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, F1 से। इसके बाद इसको हम कंपेयर करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ, जो उसका फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम ए इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम बॉडी ए की बात कर रहे हैं जिसका मैस m1 है और उसकी नेट फोर्स F1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F1 इज़ इक्वल टू m1a। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 की देखें, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। जब कंपेयर करेंगे तो दोनों की राइट हैंड साइड को हम इक्वेट कर देंगे। इसकी राइट हैंड साइड m1g माइनस टी है, m1g माइनस टी इज़ इक्वल टू m1a। सो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है फॉर अ बॉडी a, जो कि एग्जैक्टली सेम है जो हमने केस नंबर 1 के अंदर जो है वो कैलकुलेट की थी, क्योंकि केस नंबर 1 में भी बॉडी ए जो वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही थी, इस केस में भी बॉडी ए वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो यहाँ तक की जो कैलकुलेशन है वो एग्जैक्टली सेम है केस नंबर 1 की तरह जो हमने नेट फोर्स कैलकुलेट की है। अब हम बात करते हैं बॉडी बी की, जिसको हमने एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अब बॉडी बी पे अगर हम देखें तो टोटल फोर्सेस कितनी एक्ट कर रही हैं, बॉडी बी के ऊपर टोटल फोर्सेस 3 एक्ट कर रही हैं। एक तो इस बॉडी का वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, W2 इज़ इक्वल टू M2g।
क्योंकि इसको हमने इसके टेबल के ऊपर एक प्लेस किया हुआ है, सो टेबल एज अ रिएक्शन फोर्स भी प्रोवाइड करेगा, सो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो वेट डाउनवर्ड है और जो रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड है। और थर्ड फोर्स कौन सी है, जो ये स्ट्रिंग के अलोंग है, जो कि टेंशन है। सो बॉडी बी पर टोटल 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अगर हम इन फोर्सेस को देखें, वेट को और रिएक्शन को, ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगी और डायरेक्शन में ऑपोजिट, इसीलिए ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगी और जो बॉडी बी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, क्योंकि दोनों वर्टिकल जो फोर्सेस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स रह जाएगी, टेंशन, और इस टेंशन की वजह से ही ये बॉडी बी जो है वो राइट साइड पर मूव करेगी। सो यहाँ पर अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स जो है F2 वो इक्वल किसके आ जाएगा, सिंपल टेंशन के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये वाली दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और सिर्फ नेट फोर्स टेंशन बाकी रह जाएगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे F2 इज इक्वल टू m2a लिखेंगे हम। इक्वेशन नंबर 4 और 5 को कंपेयर करेंगे, सो कंपेयर इक्वेशन 4th एंड 5th, तो दोनों की राइट हैंड साइड को हम इक्वेट कर देंगे। इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो T इज़ इक्वल टू m2a। ये फाइनल इक्वेशन है बॉडी बी के लिए। ये दोनों इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आगे हमने कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है। ये बॉडी ए की फाइनल इक्वेशन है m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। ये बॉडी बी की फाइनल इक्वेशन है t इज इक्वल टू m2a। अब हमने फर्दर इसको टेंशन और एक्सेलरेशन के लिए इसको सॉल्व करना है, इनका फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करना है। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन के लिए हम सिंपल क्या काम करेंगे, ऐड इक्वेशन 3 एंड 6, उनको ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, तो m1g माइनस टी प्लस टी इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। माइनस टी प्लस टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, m1g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। इसमें से a को हम कॉमन निकाल लेंगे तो m1 प्लस m2 बाकी रह जाएगा। a कैलकुलेट करना है, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो a का ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 6 में जो है वो पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 6 मैंने यहाँ पर दोबारा लिखी है, t इज़ इक्वल टू m2a। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करें तो आप टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो t इज़ इक्वल टू m2, a का जो हमने इक्वेशन वो क्या ड्राइव की है, m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। सो a की वैल्यू को हमने यहाँ पर प्लेस कर देना है, m2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी t इज़ इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये फाइनल फार्मूला है टेंशन कैलकुलेट करने का केस नंबर 2 के लिए।